तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन अबाउट द सेल मीन्स कोशिका। ठीक है, कोशिका। तो कोशिका की सबसे पहले मैं आपको परिभाषा और डेफिनेशन बताऊंगा कि कोशिका कहते किसे हैं। कोशिका का मतलब होता है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। मतलब ये हुआ कि कोशिका किसी भी शरीर की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। कोशिका, क्लियर हो गया चीज़। कोशिका शरीर की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को कहते हैं। फर्स्टली जो कोशिका सेल का जो टर्म दिया वो एक साइंटिस्ट ने दिया, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का टर्म सबसे पहले दिया इन 1665 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म को दिया सबसे पहले। क्लियर। अब प्रश्न ये है कि इस कोशिका का अध्ययन, क्योंकि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें से ये जीव विज्ञान का एक पार्ट है। सेल का जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये जीव विज्ञान का ही एक पार्ट है। ऐसे जो ये जीव विज्ञान का एक पार्ट है सेल, तो सेल भी विज्ञान की एक शाखा है। तो कोशिका या सेल का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सेल का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं। तो आप लोगों को कोई आइडिया है कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, और यू कैन से द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, मतलब कोशिका का अध्ययन कहलाता है किस साइंस में करते हैं? जंतु विज्ञान में नहीं। जैसे जंतु विज्ञान का मतलब हुआ कि जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान का मतलब ये हुआ कि जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं। लेकिन हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया हुआ है कोशिका, एक पर्टिकुलर हमने टॉपिक लिया सेल, कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? साइटोलॉजी, ही इज राइट, इन्होंने सही कहा। कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, याद रखिएगा, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी विज्ञान की एक अलग शाखा है। क्लियर। साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे साइटो प्लस लोगास, साइटो प्लस लोगास। साइटो का मतलब होता है कोशिका, सेल। साइटो का मतलब होता है सेल, और लोगास का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी माने अध्ययन। ठीक है, कोशिका का अध्ययन। क्लियर। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी विज्ञान में हम लोग करते हैं। अच्छा बताइए, कीड़े भी होते हैं भाई। हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान की बेसिकली दो शाखाएं होती हैं। एक को हम कहते हैं जंतु विज्ञान और दूसरे को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्लियर। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सभी का अध्ययन हम अलग अलग विज्ञान में करते हैं। सपोज कीटों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? जैसे हमने कोशिका का अध्ययन तो हम साइटोलॉजी में करते हैं, तो कीटों का अध्ययन किस विज्ञान में? ये भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि किस शाखा में, विज्ञान की किस शाखा में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो कीटों का अध्ययन किस में करते हैं? कीट विज्ञान में ना। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान में करते हैं, उसी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन जिस विज्ञान में हम करते हैं उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन हम लोग जिस विज्ञान में करते हैं उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्लियर। अच्छा, फिर अभी हम कोशिका पे आ रहे हैं। तो कोशिका को हमने पहले डिफाइन कर लिया कि कोशिका शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सर्वप्रथम कोशिका शब्द को रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में प्रतिपादित या प्रपोज्ड किया। क्लियर। और हमने फिर देख लिया कि कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? साइटोलॉजी में। तो हम लोग बैक्टीरिया भी जानते हैं, वायरस भी जानते हैं। तो बैक्टीरिया, जीवाणु जिसको हम कहते हैं, जीवाणु का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। विषाणु का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। क्लियर। अच्छा, हम कवक का भी नाम सुने हैं, और हम एलगी, शैवाल का भी नाम सुने हैं। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? क्लियर। ऐसे एलगी
शैवाल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? क्लियर? तो बता सकते हैं आप लोग कि शैवाल का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? हैं? हाँ बताइए। नहीं एल्गोलॉजी, उसको हम दो चीज़ कहते हैं। एल्गोलॉजी आप कह सकते हैं, एल्गोलॉजी शैवाल का अध्ययन, शैवाल का मतलब एल्गी का अध्ययन, एल्गोलॉजी, और यू कैन से माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। क्लियर? एल्गोलॉजी भी आप कह सकती हैं। क्लियर? अब कवक का अध्ययन हम किस विज्ञान में करते हैं? फाइकोलॉजी। क्लियर? ठीक। अच्छा, बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ का नाम सुना आपने? बताइए, कोई उदाहरण दीजिए प्रोटोजोआ का। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो प्रोटोजोआ का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी। तो प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब का अध्ययन जिस विज्ञान में हम करते हैं उस विज्ञान को हम कहते हैं प्रोटोजोलॉजी। तो ये एक नंबर का ऐसे क्वेश्चन होता है कि प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो ये प्रोटोजोलॉजी है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, अमीबा का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं, पैरामीशियम का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं, तो उसका सेम आंसर होगा प्रोटोजूलॉजी। यहाँ तक ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो कुछ हमने विज्ञान की शाखाओं के बारे में बताया कि विज्ञान की शाखाओं में किसका किसका अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारा कोशिका है, सेल है। क्लियर? अच्छा, कोशिका भी हम जानते हैं कि 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं, हाँ नहीं, कोशिका 2 प्रकार की होती है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। क्लियर? इस बेस पे भी कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक को तो हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर? लेकिन इस कोशिका से पहले हम आपको पढ़ाएंगे सेल थ्योरी। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में कोई कुछ जानता है? सेल थ्योरी, कोशिका के बारे में कुछ जानते हैं? कोशिका के बारे में हाँ बताइए। सपोज ये हमारी, सपोज हम यहाँ पे एक बना रहे हैं एग्जाम्पल, सपोज ये हमारी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर द्रव्य पदार्थ भरे होते हैं, द्रव्य पदार्थ भरे होते हैं जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी कोशिका के अंदर भिन्न प्रकार के कोशिका के अंग होते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं अंडापर्दब्बीय जालिका। क्लियर? ये सारे कोशिका के पार्ट होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं। तो इसमें जो द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं सेल थ्योरी की। तो सर्वप्रथम ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया, सर्वप्रथम सेल थ्योरी को किसने बताया? तो सर्वप्रथम सेल थ्योरी को स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो सेल थ्योरी सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। सर्वप्रथम सेल थ्योरी को स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि सेल थ्योरी 2 प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो सेल थ्योरी को सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान ने दिया, लेकिन पादप कोशिका को, पादप सेल को किसने दिया, यानी प्लांट थ्योरी को किसने दिया और एनिमल थ्योरी को किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ओवरऑल सेल थ्योरी दिया, लेकिन प्लांट सेल थ्योरी किसने दिया, एनिमल सेल थ्योरी किसने दिया? ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्लांट सेल थ्योरी किसने दिया। तो कोई आइडिया है? स्लाइडेन स्वान दोनों मिल करके सिर्फ सेल थ्योरी दिए, और इस सेल थ्योरी में दोनों प्रकार की सेल थ्योरी आती हैं, प्लांट सेल थ्योरी भी आता है और एनिमल सेल थ्योरी आता है। क्वेश्चन ये है कि प्लांट सेल थ्योरी किसने दिया, पादप सेल थ्योरी किसने दिया? तो प्लांट सेल थ्योरी स्लाइडेन ने दिया और एनिमल सेल थ्योरी स्वान ने दिया। लेकिन अगर सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो वहाँ पे सिर्फ आंसर होगा स्लाइडेन एंड स्वान। जब प्लांट और एनिमल को अलग कर लेगा तो प्लांट सेल थ्योरी was given by the Sliden and on the other hand animal cell theory was given by the Swan. Is that clear? Okay. Next, सेल थ्योरी में भी खत्म नहीं होता। सेल थ्योरी का मतलब ये होता है कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने सेल से संबंधित अपनी अपनी थ्योरी दिया।
तो सेल थ्योरी तो सबसे पहले स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल थ्योरी से संबंधित एक अपना सेल थ्योरी दिया, लेकिन उन्होंने उस सेल थ्योरी को ग्रीक वर्ड में एक्सप्लेन किया, और वो ग्रीक वर्ड था ओमेनिस। कभी कभी खाली ओमेनिस ही लिखा रहता है, ओमेनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। कहीं कहीं सिर्फ आपके एग्जाम में सेल्यूला ही पूछ लेगा कि ठीक है कि सेल्यूला का मतलब क्या हुआ, या ई सेल्यूला पूछ लेता है। तो एक अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल थ्योरी से संबंधित एक अलग थ्योरी प्रपोज्ड किया, उसे हम कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब इसका हम अपने लैंग्वेज में मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स प्रीएग्जिस्टिंग सेल्स। इट मीन्स नए कोशिकाओं की उत्पत्ति पुराने सेल से हुई है। अगर हमारे शरीर में पुराने सेल ना हो तो नए सेल कभी ओरिजिन नहीं हो पाएंगे, नए सेल की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो अपने लैंग्वेज में इस ग्रीक वर्ड, इस ग्रीक थ्योरी का मतलब हुआ कि नए सेल की उत्पत्ति पुराने सेल से हुई है, नए कोशिकाओं की उत्पत्ति पुराने कोशिकाओं से हुई है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का जो टर्म है ये किस वैज्ञानिक ने दिया, तो उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो इस टर्म को सबसे पहले एक वैज्ञानिक हैं, कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है आरसी वर्चो, और कहीं कहीं पूरा लिखा रहता है रूडॉल्फ। इन वैज्ञानिक का नाम है रूडॉल्फ सी वर्चो। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला शब्द को सर्वप्रथम इस थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया, तो खाली उसने वर्चो ही लिख दिया है विकल्प में, पूरा नाम नहीं लिखा है। कहीं कहीं सिर्फ रूडॉल्फ ही लिख दिया है, लेकिन इनका पूरा नाम है रूडॉल्फ सी वर्चो। तो द टर्म ऑफ ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला वॉज गिवन बाय रूडॉल्फ सी वर्चो। रूडॉल्फ सी वर्चो ने सबसे पहले ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला को एक्सप्लेन किया। क्लियर? अच्छा, अभी हमने आपको यहाँ बताया कि सेल के अंदर जो हमारी ये कोशिका है, इसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। और इसी द्रव्य में एक जेली की तरह, एक सेमी सॉलिड जेली की तरह थोड़ा गाढ़ा पदार्थ भी भरा होता है। ऐसे करके थोड़ा सपोज ये गाढ़ा पदार्थ है, ये तो हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, और इसी में जो सेमी सॉलिड है, ऐसे जो थोड़ा गाढ़ा पदार्थ बना हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। जो हमारा हल्का गाढ़ा पदार्थ है उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। जो गाढ़ा पदार्थ भरा होता है कोशिका के अंदर, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? अच्छा, प्रोटोप्लाज्म को हम इस सेल थ्योरी में भी आ रहा प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया और क्या बताया? प्रोटोप्लाज्म को हम जीवन की इकाई कहते हैं। जीवन की इकाई, इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे कोशिका से प्रोटोप्लाज्म को निकाल दिया जाए तो हम मर जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन की इकाई है। और प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये जीवन की इकाई हो गई ना, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई प्रोटोप्लाज्म है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जीवन की इकाई किसे कहते हैं, तो विकल्प दे देगा प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल, या बहुत सारे और भी दे दें, तो हमारा प्रोटोप्लाज्म ही सही होगा। इसी को हम जीवन की इकाई कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म को सर्वप्रथम किसने डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? तो इसका आंसर होगा J.E. पूरा नाम है पुरकिंजे, J.E. पुरकिंजे, या सिर्फ पुरकिंजे हम कह सकते हैं। क्लियर? तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में सर्वप्रथम J.E. पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने बताया, और इन्होंने ये भी बताया कि प्रोटोप्लाज्म जीवन की इकाई होती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिए। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ तक हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली विदाउट हेजिटेशन। कोई कन्फ्यूज़न है? आपको कोई कन्फ्यूज़न है? क्लियर? अच्छा, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ लिया, जो कोशिका के अंदर गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है, और इसी कोशिका के अंदर एक हल्का पदार्थ भरा हुआ है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? तो प्रश्न ये है कि इसको हम हल्का पदार्थ कह रहे हैं ना, प्रोटोप्लाज्म से हल्का ये है,
तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्लियर? इसको हम हल्का पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म में 80% वाटर होता है, पानी होता है साइटोप्लाज्म में, प्लस 20% जैवअणु होते हैं। इसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैवअणु, बायोमोलिक्यूल्स। तो अब कॉम्बिनेशन पता चल गया कि व्हाट इज द बेसिक कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो आप कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का जो बेसिक कंपोजिशन है, कंपोजिशन माने संगठन, साइटोप्लाज्म किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो 80% इसमें वाटर है, तो वाटर लाइट होता है ना, गाढ़ा तो बहुत ज़्यादा होगा नहीं। जब किसी भी चीज़ में पानी ज़्यादा मिला दो तो वो गाढ़ा तो रह नहीं जाएगा, तो इसलिए ये हमारा साइटोप्लाज्म यहाँ हल्का होगा, क्योंकि इसमें 80% वाटर है, जल है, और 20% जैवअणु है, बायोमोलिक्यूल्स है। अब प्रश्न ये उठता है कि बायोमोलिक्यूल, जैवअणु क्या होते हैं? जैवअणु का मतलब हो गया कि इसमें 20% में प्रोटीन, फैट, विटामिन, लिपिड, मिनरल, इसको हम कहते हैं जैवअणु। तो साइटोप्लाज्म में 80% जल है और 20% जैवअणु है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन में? ओके, तो ये हमने देख लिया सेल थ्योरी के बारे में, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में, और सेल थ्योरी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रपोज्ड किया। ठीक, लेकिन अब इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें चलते हैं कि सेल, कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, कि सपोज हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेल का। सपोज ये सेल है, ये एक प्लांट सेल है, एनिमल सेल नहीं है। क्लियर? प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। तो प्रश्न ये होता है कि जो पादप कोशिका होती है, जो प्लांट सेल होता है, वो किस चीज़ का मिलकर बना होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पादप कोशिका किससे मिलकर बना होता है? तो विकल्प दिया रहेगा उसमें। विकल्प ये दिया रहेगा, स्टार्च का नाम सुना होगा, स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन, लेग्नीन, 4 विकल्प रहते हैं। क्लियर? तो पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? अब पादप कोशिका, हमेशा जो पादप कोशिका होगी, इसमें 3 प्रकार की परतें पाई जाएंगी। ऐसे 3 प्रकार की परत पाई जाएगी, ऐसे ऐसे। क्लियर? 3 परत की जो परत होगी, इन 3 परत के परत का नाम होगा प्राथमिक परत, या इसको हम कहेंगे प्राइमरी लेयर। मध्य में है, बीच में है मिडिल लेयर, यहाँ है द्वितीय परत, सेकेंडरी लेयर। तो इसको आप कहेंगे प्राइमरी लेयर PL। ये बीच में है, इसको हम कहेंगे मिडिल लेयर ML। ये लास्ट में है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लेयर। ये तीनों लेयर, ये तीनों परत को ओवरऑल हम बोल देते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का नाम सुना होगा, सेल वॉल इसी को बोल देते हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कोशिका भित्ति कितने परतों से मिलकर बनी होती है? कोशिका भित्ति में कितनी भित्ति होती है, कितने वॉल होते हैं? क्लियर? तो 3 वॉल होते हैं, 3 भित्ति होती है। इसी को हम सेल वॉल कह देते हैं। और ये सेल वॉल किसका बना होता है? अभी बताए हैं, सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहीं इसी के अंदर एक परत और होती है, एक लेयर और होती है, ऐसे इसी के अंदर एक लेयर और होती है। इसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, पढ़ा होगा आपने। इसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका में कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा कोशिका भित्ति के नीचे, कोशिका भित्ति के अंदर। तो देखो यहाँ कोई एक ऊपर कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, इसके अंदर वाली जो परत है यही सेल मेम्ब्रेन है, यही कोशिका भित्ति है। क्लियर हो गया? अब फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो कोशिका भित्ति, अच्छा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन माने झिल्ली, जानती हैं? जैसे प्याज छिलती हैं तो उसमें झिल्ली निकलती है ना, वही है मेम्ब्रेन, वही झिल्ली है। तो झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती है? मेम्ब्रेन मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। क्लियर? एक को कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली, याद आ रहा होगा। अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, कुछ याद आया? परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो झिल्लियाँ मुख्य रूप से, पहले हम झिल्ली बता दे रहे हैं क्योंकि इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये बनेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, या इसी को सेल मेम्ब्रेन को हम एक नाम से और भी जानते हैं, ऑब्लिक हमने लिख दिया, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कहीं कहीं बुक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी कोशिका झिल्ली को ही हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्लियर। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। भाई झिल्ली तो हमने आपको 4 प्रकार की बताया ना, अपारगम, पारगम, अर्धपारगम, सेलेक्टिवली, 4 प्रकार का बताया, वो चारों विकल्प दिया रहेगा और उसमें किस प्रकार की ये झिल्ली है। क्लियर। तो झिल्ली मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन माने झिल्ली 4 प्रकार की होती है। पहले को हम कहते हैं परमिएबल, पारगम, पारगम समझ रही है ना, जो आने जाने दे, किसी भी चीज़ को आने जाने दे, परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरे को कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किसी भी चीज़ को आने जाने ना दे, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरे को हम कहते हैं सेमी परमिएबल, अर्धपारगम, आधा आधा आने जाने दे, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, रसायन विज्ञान का पार्ट है ये। और चौथे को हम कहते हैं सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। 4 प्रकार का मेम्ब्रेन दिया रहेगा। सेलेक्टिवली का मतलब हुआ सेलेक्टेड, सेलेक्टेड चीज़ों को जाने दे, ठीक है। परमिएबल किसी भी चीज़ को आने जाने दे, इसका मतलब हुआ पारगम। इम्परमिएबल किसी भी चीज़ को कोशिका के अंदर ना आने जाने दे, यहाँ कोशिका की बात हो रही है। अगर परमिएबल झिल्ली है तो वो किसी भी चीज़ को कोशिका के अंदर आसानी से आने जाने देगी। अगर इम्परमिएबल है तो कोशिका के अंदर कुछ नहीं आ सकता है। अगर वो सेमी परमिएबल है तो कोशिका के अंदर आधा आधा चीज़ आएगा। लेकिन अगर वो सेलेक्टिवली है तो जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं वही कोशिका के अंदर जाएंगी, जो कोशिका के अंदर जा करके कोशिका को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो प्रश्न ये है कि जो हमारा कोशिका मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किस प्रकार की मेम्ब्रेन है। तो ये 4 विकल्प में कौन सा विकल्प टिक करेंगे? चौथा, थर्ड नहीं, चौथा, दिस इज द करेक्ट, ये सही है। क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो सिर्फ सेलेक्टेड अणुओं को, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को कोशिका के अंदर जाने देता है। ऐसे किसी भी पार्टिकल्स को नहीं जाने देगा जो सेल के अंदर जा करके नुकसान करें सेल को। क्लियर। तो जब भी सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल इंटर करेगा तो वो सेलेक्टेड ही होगा जो सेल के लिए बेनिफिशियल हो, सेल के लिए बेनिफिटेड हो। ठीक है। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिवली परमेबल है। ये सेलेक्टेड अणुओं को ही कोशिका के अंदर जाने देगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, फिर एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है। क्लियर। तो सेल मेम्ब्रेन का जो व्यास होता है वो होता है 70 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। सेल मेम्ब्रेन का जो व्यास होता है 70 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पलट देता है, एंगस्ट्रॉम में ना रख करके जो इसकी यूनिट है उसको नैनोमीटर में कर देता है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है उसका व्यास कितना है। क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं एंगस्ट्रॉम और उसने यूनिट ही चेंज कर दिया। यूनिट मतलब उसने नैनोमीटर में पूछ लिया। अब जब नैनोमीटर में पूछेगा तो ये तो रही नहीं जाएगा ना, है ना। तो जब नैनोमीटर में किसी, ये दो ही यूनिट में पूछेगा, या तो एंगस्ट्रॉम में पूछेगा या तो नैनोमीटर में पूछेगा। बाकी इसका कन्वर्जन किसी में पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब नैनोमीटर में पूछेगा तो नैनोमीटर में ये हो जाएगा 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। अगर ये एंगस्ट्रॉम में पूछता है कि कोशिका झिल्ली का व्यास कितना होता है तो 70 से 100 एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा, इस पर टिक मार देंगी। और अगर ये नैनोमीटर में पूछता है तो 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। अब प्रश्न ये हुआ कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे -10 मीटर। तो 10 से भाग दे दो ना, 70/10 और 100/10 कितना हो गया? 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर हो गया। तो उसने नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया चीज़। अगर वो नैनोमीटर में भी पूछता है तो आप बता सकती हैं, एंगस्ट्रॉम में भी पूछता है तो आप इजी वे में बता सकती हैं। अभी बात हम सेल मेम्ब्रेन की ही कर रहे हैं,
क्लियर। सेल मेम्ब्रेन में और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब देखिएगा, आई थिंक 2015 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2015 का आप देखिएगा पेपर, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड। लिपिड जानती हैं, फैट वसा। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड। क्लियर। या इसी को हम एक ही वर्ड में कह सकते हैं, इसका ले लें लिपो प्रोटीन, या इसको हम कह सकते हैं लिपोप्रोटीन। तो अगर विकल्प में लिपोप्रोटीन दिया रहेगा तो इसी पर टिक मार देंगे, और अगर वो लिपिड प्रोटीन एक विकल्प हो गया, ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दूसरा विकल्प हो गया, प्रोटीन विटामिन तीसरा विकल्प हो गया, तो किस पर टिक लगाएंगे। जैसे ये लिपिड प्रोटीन है, फिर उसने दे दिया प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन विटामिन, प्रोटीन मिनरल्स, तो हमारा टिक इसी पे रहेगा ना, प्रोटीन और लिपिड। और अगर वो एक ही वर्ड में पूछ रहा तो सिर्फ लिपोप्रोटीन दिया रहेगा। तो कोशिका झिल्ली हमारी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड माने वसा, फैट। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, फिर ये पूछा गया है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन 2010 में। ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया। तो उस वैज्ञानिक का नाम है, जिसने सेल मेम्ब्रेन को बताया, सैंगर एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को प्रतिपादित किया, प्रपोज्ड किया, सेल मेम्ब्रेन को बताया, सैंगर एंड निकोलसन। ठीक। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका जो झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। अब कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन की व्यवस्था कैसे होती है। क्लियर। तो कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड और प्रोटीन की व्यवस्था से संबंधित दो प्रकार की थ्योरियाँ प्रतिपादित की गई। एक थ्योरी को तो हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और दूसरी हम थ्योरी को कहते हैं, बता दे रहे हैं यहाँ पे, दूसरी थ्योरी को हम कहते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच खाए हैं आप लोग? कैसे खाए हैं बता दीजिए, अभी हम इसको बता दे रहे हैं। सैंडविच कैसे बनाते हैं? हाँ बताइए, सैंडविच कैसे बनाते हैं? ब्रेड ले लिया, तिकोना काट लिया, एक ब्रेड ऊपर की लेयर हो गई और एक ब्रेड नीचे हो गई, बीच में आलू की टिकिया भर देते हैं ना, और इसे प्रेस कर दिए, तावे पे गरम कर दिए, सैंडविच तैयार ना। चलो, उसी से संबंधित हम बता रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन से संबंधित दो प्रकार की थ्योरियाँ प्रतिपादित की गई। ये थ्योरी सिर्फ यही बताती है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड और प्रोटीन की व्यवस्था कैसी है। तो इसमें दो प्रकार की थ्योरी दी गई। एक थ्योरी को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और दूसरी थ्योरी को हम कहते हैं सैंडविच। अभी बताया है ना हमने, सैंडविच मॉडल। यहाँ पे फ्लूइड का मतलब है प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन को प्रोटीन ना कह करके इसने फ्लूइड कह दिया। ठीक है। और मोज़ेक का मतलब है लिपिड। क्लियर। तो मतलब ये हुआ कि इस थ्योरी में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, सिर्फ यही बताया गया है कि लिपिड और प्रोटीन की व्यवस्था कैसे होती है। क्लियर। अब सैंडविच मॉडल दिया गया, सैंडविच मॉडल में भी यही बताया गया है कि लिपिड और प्रोटीन की व्यवस्था कैसे होती है। जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक वैज्ञानिक थे ड्योसन एंड डैनेली ने सर्वप्रथम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया। ऐसे सैंडविच मॉडल को अभी हमने आपको बताया सैंगर और निकोलसन के बारे में, कि जिन्होंने सर्वप्रथम सेल थ्योरी को दिया, तो उन्होंने उसको दिया। अच्छा, लिपिड, अब एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। लिपिड का स्ट्रक्चर, जो फैट का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ये फैट है, लिपिड, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हैं कि लिपिड में दो पार्ट है, ये इसका हेड पार्ट है और इसका टेल पार्ट है।
ठीक है, ये इसका टेल पार्ट है, ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका टेल पार्ट है, इसका हेड पार्ट है। तो एक परत ऊपर लिपिड की और एक परत नीचे लिपिड की है ना, इसी बीच में प्रोटीन भरा होता है, ऐसी व्यवस्था होती है, इसीलिए इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। लेकिन आप जो सैंडविच बनाएंगे वो एक परत ऊपर लेंगे, एक परत नीचे, बीच में आलू की टिकिया भर देंगे। तो यहाँ आलू की टिकिया नहीं भरेंगे, प्रोटीन भरेंगे। ये देखिए, एक परत ऊपर होगी फिर लिपिड की और एक परत नीचे, बीच में प्रोटीन भर दिया। इसी तरीके से इसकी व्यवस्था होती है, लाइक सैंडविच, इसीलिए हम इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सैंडविच जो मॉडल है, ठीक है, वो किस चीज़ को प्रपोज करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, तो वहाँ विकल्प दिया रहेगा। तो आपको यही बताना है कि सैंडविच मॉडल जो है वो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड की व्यवस्था को बताता है, लिपिड और प्रोटीन के अरेंजमेंट को बताता है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, कोशिका जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, अभी आपने बताया है शायद, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर? टाइप या काइंड्स ऑफ सेल, हम लिख सकते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेल, ठीक है, काइंड्स ऑफ सेल, काइंड्स ऑफ सेल। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक को तो हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अच्छा ये बताइए, हम लोग मानव प्रजाति के हैं ना, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारी कोशिका किस प्रकार की होगी? यूकैरियोटिक। देखिए ये पड़ी हुई है, जान रही हैं, हमारी जो कोशिका होगी वो यूकैरियोटिक होगी। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है कि जंतुओं की कोशिका किस प्रकार की है, तो विकल्प दे देगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जंतु कोशिका, जंतु हो या ह्यूमन बींग्स हो, मानव हो, उन सभी की कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। क्लियर? अब क्यों यूकैरियोटिक प्रकार की होती है अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, नीलहरित शैवाल है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, अमीबा पैरा, जो भी है, अमीबा पैरामीशियम, उन सब की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। क्लियर? अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूनिसेलुलर होंगी, एक कोशिकीय होंगी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती हैं। तो हम लोगों के शरीर जो है उसमें जो सेल हैं वो बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर्स हैं। वी आर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द मल्टी सेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द यूनिसेलुलर। मतलब ये एक कोशिकीय होता है, ये दोनों में अंतर है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होता है। तो जितने भी जंतु हैं या मानव हैं उन सभी की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, हम लोग यूकैरियोटिक हैं। और जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सभी की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बैक्टीरिया या जीवाणु किस प्रकार की कोशिका रखता है, या बैक्टीरिया या जीवाणु में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो विकल्प दिया रहेगा, आप इजीली लगा सकती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया है, वायरस है, नीलहरित शैवाल है, कवक है, ये सब सूक्ष्म जीव में ही आ जाते हैं। तो इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की। लेकिन फंजाई को छोड़ करके कवक में क्या एक्सेप्शन है, अपवाद है फंजाई में। कुछ फंजाई प्रोकैरियोटिक हैं और कुछ फंजाई यूकैरियोटिक हैं। तो जो कवक है वो दोनों प्रकार के कैरेक्टर रखता है। क्लियर? कवक में प्रोकैरियोटिक सेल भी होता है और यूकैरियोटिक, क्योंकि इसकी कुछ स्पीसीज जो हैं प्रोकैरियोटिक हैं और कुछ स्पीसीज जो हैं यूकैरियोटिक हैं। क्लियर? तो पहला अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये है कि ये एक कोशिकीय होती हैं और ये बहुकोशिकीय होती हैं। क्लियर? दूसरा अंतर ये है कि न्यूक्लियस तो पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा, केंद्रक। ठीक है? प्रोकैरियोटिक जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, आरंभी केंद्रक होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक होती हैं उसमें केंद्रक जो होता है पूर्ण विकसित होता है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, विकल्प दे देगा। तो आंसर क्या होगा? यूकैरियोटिक। और किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक। क्लियर हो गया? तो दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर ये है कि राइबोसोम का नाम सुना है? राइबोसोम, और ये भी सुना होगा कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 270S लिखा होगा कहीं, एक 80S लिखा होगा। क्लियर? अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी हम सेल ऑर्गेनेल्स में आगे आएगा, राइबोसोम वो चीज़ आएगा।
ठीक है। तो राइबोसोम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये S क्या है? S का मतलब होता है सेड्बर्ग यूनिट, यानी सर्वप्रथम सेडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को दो भागों में विभाजित किया, 70S, और अपने नाम का पहला अक्षर यहाँ लिख दिया। ऐसे यहाँ अपने नाम का पहला अक्षर लिख दिया। क्लियर? तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य रूप से अंतर है। और किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हमने बता दिया। तो बताइए कि केंद्रक किस में पूर्ण विकसित होगा? यूकैरियोटिक में। ठीक है। और कौन एक कोशिकीय है? तो प्रोकैरियोटिक का एक उदाहरण बताइए। अमीबा। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ये मान के चलिए जितने भी सूक्ष्म जीव हैं सब इसी में आएंगे। क्लियर? ये हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके जो आपने पढ़ते चले आ रहे हैं। कोशिकांग, कोशिका के अंग। आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सुना भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्लियर? तो उसी को हम कहते हैं कोशिकांग। तो सबसे पहले यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग। कोशिका के अंदर कितने अंग हैं? क्लियर? यही हमने आपको बताया था कि ये कोशिका है, इसी में सारी चीज़ें हैं। साइटोप्लाज्म भी है, प्रोटोप्लाज्म भी है, और क्या है? जितने भी कोशिकांग हैं। इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, और इस केंद्रक में केंद्रिका होगी। इस केंद्रक में केंद्रिका होगी जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, सब इसी में होंगे। ठीक है। अच्छा, हमने आपको भी प्रोटोप्लाज्म पढ़ाया है ना, बता दिया सब कुछ। अगर हमको करंट लग जाए, जैसे ये करंट है, ठीक है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। करंट अगर हमारी बॉडी में पास किया जाए तो आप सुनते होंगे कि फला आदमी जो है करंट से मर गया, उसको करंट लग गया। तो करंट करता क्या है हमारे शरीर में? है? हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स से मैं पूछा तो उन्होंने कहा खून सूख लेता है। वाटर को जला देता है। कुछ हद तक आप पहुंच रहे हैं वहाँ तक, लेकिन थोड़ा एक स्टेप और बढ़िए बेबी। आप लोग कुछ बताइए कि हमारे शरीर में जब करंट पास होता है तो बहुत लोग झटका लगा तो बच जाते हैं, लेकिन अगर काफ़ी टाइम तक करंट पास है तो आदमी मर जाता है। तो ऐसा करता क्या है करंट? प्रोटोप्लाज्म को सुखा देता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म हमने हाँ, जीव द्रव को सुखा देता है, प्रोटोप्लाज्म को सुखा देता है, जस्ट लाइक ए बॉयल एग, जैसे उबला हुआ अंडा होता है उसी को। और जीव द्रव इसका नाम है, जीवन का द्रव्य। इसी प्लाज्मा से हमारी जीवन सर्वाइव कर रही है, रेगुलेट कर रही है। वही नहीं रहेगा तो मनुष्य कहाँ रहेगा? क्लियर? तो ना तो किसी जल को सोखता है, ना तो ब्लड को सोखता है, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर? कि जब हमारे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि हाँ, ऐसे पूछ लेगा कि हमारे शरीर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइक दिस। तो यहाँ पे हो गया सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग के बारे में हम बता रहे हैं। कोशिकांग मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिसमें झिल्लियाँ पाई जाएं, जिसमें मेम्ब्रेन पाई जाएं, और दूसरा होता है झिल्ली विहीन कोशिकाएं, नॉन मेम्ब्रेनस, जिसमें झिल्लियाँ ना हों। तो सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, सी फॉर सेल, ओ फॉर ऑर्गेनेल। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग। और दूसरे को हम कहते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग। क्लियर? अब आइए यहाँ पे जितना भी आपने कोशिकांग के बारे में पढ़ा है उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, कौन झिल्ली युक्त है, कौन झिल्ली विहीन है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है कि उस कोशिकांग का नाम, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें से कौन है। तो दिया रहेगा 4 विकल्प, तो उनमें से कौन है छांटना रहेगा आपको। ठीक है, तो जो हमारे जितने कोशिकांग जिसमें झिल्लियाँ पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, सबसे पहले जो बहुत पॉपुलर नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हर बच्चे के ज़बान पे ये रटा रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ER लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक। इसका हिंदी बहुत टफ नाम है,
हिंदी में कोई बता सकता है इसका क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका पढ़ा होगा आपने हिंदी में। इस हिंदी इंग्लिश कितनी आसान है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हट जाइए, और हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों टर्म में पूछा जा सकता है। अगला हमारा है गोल्गी बॉडी, ये भी नाम सुना होगा, या इसी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है लाइसोसोम, लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिड, लवक नाम सुना होगा, लवक, प्लास्टिड उसी को कहते हैं। अगला हमारा है वैक्यूल्स, 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 रिक्तिका, हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। अगला हमारा होगा केंद्रक, न्यूक्लियस। दूसरा होगा केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तो दीज आर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब हमारे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। क्लियर हो गया चीज़? ओके, अब हमारा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल पे आते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, झिल्ली विहीन कोशिकांग सिर्फ एक ही है, उसको हम कहते हैं राइबोसोम। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि झिल्ली विहीन एक कोशिकांग कौन है, 4 विकल्प दिया रहेगा, तो राइबोसोम। बाकी सब झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्लियर हो गया चीज़? अब यही हम 1 बाय 1 एक एक करके सारे कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया, ये सारी चीज़ें। तो एक एक कोशिकांग का हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिकांग हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसमें भी हम बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं वो हम बताएंगे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक वचन है कि बहुवचन है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बहुवचन है। जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का तो मतलब ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ये बहुवचन शब्द है। अब इसका एक वचन क्या होगा? इसका एक वचन होगा माइटोकॉन्ड्रियान, माइटोकॉन्ड्रियन। तो माइटोकॉन्ड्रियान अगर हम कहते हैं तो मतलब एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियान एक वचन है और माइटोकॉन्ड्रिया बहुवचन है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं तो स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोशिका पूछ ले तो बता देते हैं कि ये किसी भी शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, लेकिन अगर पूछ ले व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया तो कन्फ्यूज़न आ जाता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड जानती हैं, धागा, धागे को थ्रेड कहते हैं। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कैविटी। कैविटी का मतलब खोल, सैक, लाइक स्ट्रक्चर, कोई खोल जैसे होता है, उसे कैविटी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन निकल आया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? अ थ्रेड लाइक कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। कोशिका के अंदर धागे के समान जो संरचना पाई जाती है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर? कोशिका के अंदर धागे के समान जो संरचना पाई जाती है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? ठीक है? अच्छा, ये मॉडर्न एज चल रहा है, ये हमारा मॉडर्न एज है, आधुनिक युग है। इससे पहले प्राचीन युग हुआ होगा, एंशिएंट टाइम हुआ होगा। तो प्राचीन युग में माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहते थे, माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे नाम से बुलाते थे प्राचीन युग में। एंशिएंट टाइम में हम माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत पहले इसकी खोज हो चुकी थी। क्लियर? आज थोड़ी ना हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत पहले खोज हो चुकी थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया शब्द नहीं दिया गया था, दूसरे नाम से उसको बुलाते थे। तो प्राचीन समय में माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते थे सार्कोसोम।
प्राचीन समय में माइटोकॉन्ड्रिया को, जब माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हुई थी तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ना कह करके उसको सार्कोसोम कहते थे। तो सार्कोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का प्राचीन नेम है, एंशिएंट नेम है। और सार्कोसोम शब्द को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, उनका नाम है कॉलिकर। तो आंसर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? आंसर आ गया कॉलिकर। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में जो थ्रेड लाइक संरचना की डिस्कवरी हुई थी उसको कॉलिकर ने किया था, लेकिन कॉलिकर ने उसे माइटोकॉन्ड्रिया ना कह करके सार्कोसोम कहा था। तो प्राचीन समय में माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम के नाम से जानते हैं और सार्कोसोम शब्द को सर्वप्रथम कॉलिकर ने दिया। तो क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने सर्वप्रथम? तो उत्तर होगा कॉलिकर। क्लियर हो गया? जैसे जैसे प्राचीन समय से हम आगे बढ़ते रहे आधुनिक युग की तरफ, क्लियर, फिर इस सार्कोसोम का नाम बदल करके दूसरा नाम दिया गया। फिर सार्कोसोम का नाम बदल करके एक वैज्ञानिक ने इसको बायोप्लास्ट कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बायोप्लास्ट शब्द दे दिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम के नाम से ना जान करके कुछ समय तक हम इसको बायोप्लास्ट के नाम से जानते थे। और इस बायोप्लास्ट टर्म को सर्वप्रथम एल्टमैन, वैज्ञानिक का नाम है, एल्टमैन ने दिया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बायोप्लास्ट शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो कॉलिकर का भी नाम रहेगा, ताकि आप इसको इसी पे टिक लगा दीजिए। वो इसलिए लगा दीजिए क्योंकि आप पढ़े हैं कि इसको सर्वप्रथम उसी ने खोजा था, लेकिन यहाँ बायोप्लास्ट टर्म अलग कर दिया है ना। तो बायोप्लास्ट टर्म, बायोप्लास्ट शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आपका उत्तर होगा एल्टमान। अब हमारा आधुनिक युग वेल डेवलप हो गया, जिस युग में हम जी रहे हैं। अब उस युग में इस बायोप्लास्ट का नाम बदल करके माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, जो आजकल हम जानते हैं। हम लोग आजकल इसको बायोप्लास्ट के नाम से नहीं जानते हैं, ना सार्कोसोम के नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस आधुनिक युग में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? तो आंसर होगा सी बेंडा। देख लीजिए, वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तीनों ने अलग अलग दिया। अगर पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, तो आपका आंसर होगा सी बेंडा, और दिया रहेगा तीनों विकल्प, चारों विकल्प दिया रहेगा, एक विकल्प और भी जोड़ देगा। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, जिस आधुनिक युग में हम माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को सर्वप्रथम सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। विकल्प चारों ये भी रहेंगे ताकि आप इसी में कंफ्यूज हो जाएं। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 2011 में पूछा गया है कि कोशिका का वो कौन सा कोशिकांग है जिसे बिजली का ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अच्छा, कोई बता सकता है कि हैं तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा जो बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नाम सुना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है, और ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहता है। क्लियर? इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ठीक? अच्छा, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर है। सपोज मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, एक रफली स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, द्रव्य पदार्थ भरे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, 2 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं बाह्य परत, इंग्लिश में कहते हैं आउटर लेयर। इसको हम कहते हैं आंतरिक परत, इंग्लिश में कहते हैं इनर लेयर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है,
कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य पदार्थ, ये जो द्रव्य पदार्थ भरा है, इसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसको तो हम कोशिका द्रव्य कह देते हैं, साइटोप्लाज्म कह देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं, इस द्रव्य पदार्थ को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्लियर? मैट्रिक्स इंग्लिश में भी, हिंदी में भी पूछेगा तो मैट्रिक्स ही लिखा रहेगा। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 2012 या 13 में, ठीक है, सिविल सर्विसेज में, कि कोशिका का वो कौन सा कोशिकांग है जो अपना खुद का डीएनए रखता है? डीएनए का नाम सुना है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम कहते हैं डीएनए। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है। ठीक है? तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कोशिका का वो कौन सा कोशिकांग है जो अपना खुद का डीएनए रखता है? तो आंसर दिया रहेगा, उसमें विकल्प दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रिका। तो उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? पूरे कोशिकांग में 2 ही कोशिकांग हैं जो अपना खुद का डीएनए रखते हैं, उनके पास अपना पर्सनल डीएनए होता है। एक तो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम सुना होगा, अभी जो हमने लवक बताया है, लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट नहीं सुना है, यानी लवक जो प्लास्टिड है, ठीक है, प्लास्टिड को ही तो क्लोरोप्लास्ट आप कहते हैं ना, लवक। तो 2 ही प्रकार के कोशिकांग हैं जो अपना खुद का डीएनए रखते हैं, एक तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन एक बार दोनों दे दिया था कि इनमें से कौन से कोशिकांग हैं जो अपना खुद का डीएनए रखते हैं। तो ए दे दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, बी दे दिया था क्लोरोप्लास्ट, सी दे दिया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी दे दिया था गोल्गी बॉडी। ठीक है, मीन्स ऐसे दिया था क्वेश्चन, हम बता दे रहे हैं कि वो कौन सा कोशिकांग है जो अपना खुद का डीएनए रखता है। ठीक है, तो ए दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, बी दे दिया क्लोरोप्लास्ट, हमने यहाँ लिख दिया, सी दे दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और डी दे दिया हमारा गोल्गी बॉडी। ठीक, अब यहाँ पे करेक्ट आंसर में विकल्प दे दिया कि ऐसे फर्स्ट, ठीक है, पहला ए एंड बी, दूसरा सी एंड डी, तीसरा ए एंड डी। तो किस पे आप टिक लगाएंगी? समझ गई ना बात को? इस तरीके से। क्यों? क्योंकि दोनों में होता है। क्लियर? तो इस तरीके का भी अगर देता है तो ये आई थिंक 2012 या 13 में ये दोनों दे दिया था, तो आप दोनों का टिक लगाएंगे और उसने आंसर विकल्प इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर एक ही कोशिकांग देगा तो आप माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दिया रहेगा, उसमें दोनों विकल्प दिया रहेगा, तो इस हिसाब से आंसर रहेगा। अच्छा, अब एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई को क्या कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो धसा भाग है, धसा हुआ, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई को क्रिस्टी कहते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? तो क्रिस्टी इज क्रिस्टी। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई को हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो धंसा हुआ भाग होता है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी पे डोम लाइक, डोम माने गुम्मद, डोम लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बने होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, सभी में पूरे में बने होंगे। क्लियर? इसी क्रिस्टी पर। और इस डोम लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, कहीं कहीं F0 पार्टिकल लिखा होता है, बुक में आप देखेंगे कहीं कहीं F0 पार्टिकल्स लिखा होगा, या इसी को हम कहते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। क्लियर? F0 पार्टिकल्स, या इसी को हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, या हम इसी को कहते हैं ऑक्सीसोम। क्लियर? ये चीज़ हो गया क्लियर? कि यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो गुम्मद वाले स्ट्रक्चर संरचना होते हैं, उसे हम F0 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम 3 नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, अभी तो हम ये जान गए कि माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का मेन स्रोत है,
सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का मेन स्रोत है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का मेन स्रोत कौन है, मुख्य स्रोत कौन है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब उसने ऐसे क्वेश्चन कर लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑक्सीसोम है। ये जो गुम्बद वाले संरचना है, क्यों? क्योंकि एटीपी आ करके यहीं इसी में एकत्रित होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्सीसोम को निकाल दो तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं रह जाएगा, क्योंकि एटीपी भी इसके साथ निकल आएगा ना, जिसमें एटीपी एकत्रित है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑक्सीसोम है और कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। द्रव्य पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है? ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है। विकल्प बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है। विकल्प था मनुष्य, मानव, दूसरा था जंतु, तीसरा था पादप प्लांट, चौथा था जीवाणु। जीवाणु, वेरी गुड आंसर, क्लियर, जीवाणु। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, सूक्ष्म जीव में नहीं पाया जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। तो जीवाणु एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं होगा, बाकी सभी में होगा। अच्छा, हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में या जंतुओं के शरीर में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? सलाइवा में, लार में, मुंह में, क्लियर। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कुत्ते को अगर चोट या घाव हो जाता है, जबान से चाटता रहता है ना अपने घाव को, तो क्यों चाटता है? और बहुत जल्दी वो रिकवर भी हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा हमारे सलाइवा में पाए जाते हैं, क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि एक कोशिका में लगभग कितने माइटोकॉन्ड्रिया रह सकते हैं? एक अगर सेल है तो उसमें लगभग 5000 माइटोकॉन्ड्रिया रह सकते हैं एक कोशिका में, क्लियर। अच्छा, तो हमने आपको बताया कि हमारे एक कोशिका में लगभग 5000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना, है ना, थोड़ा सा टफ है ना, ठीक है भाई। हम ये बता रहे हैं कि एक कोशिका में, एक सेल में लगभग 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब हमने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें खाली एक माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी उसके सेल में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उस जीव का नाम है ट्रिपैनोसोमा। ये एक एक्सेप्शन है, पूरे जीव विज्ञान में एक है, ये है ट्रिपैनोसोमा एक जीव है, क्लियर, कीड़े की तरह होता है ये। तो ट्रिपैनोसोमा एक ऐसा जीव है जिसमें सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्लियर हो गया चीज़। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टार्ट टुमारो। इधर क्लियर? तो टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई थिंक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स। तो दिस इज टू मच, तो द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, thank you very much.